is part 3rd of chapter life process, and if you haven't watched the part 2nd and part 1st of life process, so please check out the description. I have given link there. So transportation is our third topic, third part, life process. So here we go. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? मेनली आप सभी को पता होगा कि ये ब्लड के थ्रू ही होता है. हमारे न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ही होता है. इतने से टॉपिक में सिर्फ इतना ही लिखा है कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड मीडियम जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ह्यूमन बींग्स में. और प्लाज्मा जो है, जो प्लाज्मा हमारी बॉडी का प्लाज्मा जो होता है, ब्लड प्लाज्मा, वो फूड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है डिजॉल्व फॉर्म में. और ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑक्सीजन ले जाती हैं रेड ब्लड सेल्स, और बाकी सब्सटेंसेस भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. और एक पंपिंग ऑर्गन जिसे आप जानते हैं हार्ट, वो जो एक मेजर रोल प्ले करता है इन सारे चीज़ों को पूरी बॉडी में सर्कुलेट या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए. मीन्स पंपिंग का फंक्शन हार्ट करता है. तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ बिग एज योर फिस्ट. मीन्स जितनी आपकी ये होती है फिस्ट, उसके बराबर हार्ट का साइज होता है, बिकॉज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती हैं. द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स. आपको ये पता होना चाहिए हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. लेफ्ट एट्रियम, जैसे कि इस डायग्राम में बना है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स होते हैं. तो फिर 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं अगर आपसे कोई पूछे, तो ब्लड की इंटरमिक्सिंग ना हो इस वजह से इसके 4 चैम्बर्स होते हैं. एक तरफ इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और देखिए इसमें लिखा है कि चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो पाए, इसीलिए चैम्बर्स होते हैं, अपना अपना एक ब्लॉक होता है. तो द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट. मीन्स लंग से ब्लड जाता है तो ऑक्सीजन को कैरी करके फिर सारे पार्ट बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है, और सारे बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड वापस जो है वो वहाँ हार्ट में आता है, जहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स के थ्रू बाहर रिलीज़ हो जाती है. फिर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम. द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस. अब इसका पूरा मैकेनिज्म है कि हार्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो मैं आपको पूरा रीड करके ऐसे ही बता देती हूँ कि पहले तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो इसमें जब पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो वैल्व हैं, इन्हें वैल्व कहते हैं. दोनों वैल्व लेफ्ट एट्रियम में बाइकप्सिड वैल्व होते हैं और राइट एट्रियम में ट्राइकप्सिड वैल्व होते हैं. इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं. तो ये वैल्व जब ओपन होते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्शन से वैल्व ओपन हो जाते हैं, ऐसे डोर टाइप के होते हैं, तो वो ओपन हो जाते हैं. फिर ब्लड जो है वो स्क्वीज आउट होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये यहाँ से एरोटा से बाहर निकल जाता है, और एरोटा के थ्रू बाहर निकल जाता है. और जो ब्लड इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा से आता है, इसमें लिखा है वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी. मीन्स जो नीचे की बॉडी से ब्लड आता है वो राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम से जब राइट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ता है, तो सारा ब्लड लेफ्ट टू राइट वेंट्रिकल में आ जाता है. फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है वेंट्रिकल, तो फिर ब्लड इसमें पल्मोनरी आर्टरीज से सारे ऑर्गन्स तक चला जाता है. ये पूरे पार्ट में बस इतना ही लिखा हुआ है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट एट्रियम. देखिए मैंने अभी आपको बताया, ठीक. एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है. दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स इट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. फिर यहाँ से ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो फिर वो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो जाती है. सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्ट्रिया डू. और आर्ट्रियम के कंपैरिजन में वेंट्रिकल्स के पास थिकर वॉल होती है, क्योंकि उन्हें काफ़ी फोर्स लगा के ब्लड को पुल आउट करना रहता है आरोटा में और पल्मोनरी वेन्स में, इसलिए उनके पास थिक वॉल होती हैं. Valve ensure that blood does not flow backward when the artery or ventricles contract. और valve का क्या फंक्शन होता है? valve इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड नीचे आ रहा है वो वापस से बैकवर्ड फ्लो ना करे, इसलिए valve होते हैं. फिर देखिए ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स. द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजनेटेड अलग और डीऑक्सीजनेटेड अलग, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल
डिवाइड होते हैं इसी तरह से। फिर दिस इज़ अ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. और जो ऑर्गेनिज्म इस पर्पस को फॉलो करते हैं वो तो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं, और जो इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वैसा उनका टेम्परेचर, वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि वो थोड़ी मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की थोड़ी मिक्सिंग को टॉलरेट कर ले जाते हैं, इसलिए उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस के पास सिर्फ 1 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ब्लड पंप होता है गिल्स में, फिर गिल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वापस इसी तरह उनके में भी होता है, पासिस डायरेक्टली टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिर्फ एक ही उसमें ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। फिशेज में क्या होता है, सिर्फ एक साइकिल होती है, गिल्स में गए फिर सारे बॉडी पार्ट्स में गए, फिर गिल्स में गया ब्लड, फिर बाकी ऑर्गन्स में गया, इस तरह। लेकिन ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन साइकिल चलती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, अपने हार्ट के डायग्राम में देखा है। देखिए अब ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल। जो हमारी वेसल्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो ब्लड फोर्स लगाता है उनके अगेंस्ट, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। और आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स में कम होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स जब आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, वो सिकुड़ रही होती है, तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब आर्टरीज रिलैक्सेशन पीरियड में होती है, रिलैक्स कर रही होती है, तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। ये फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। आप कहीं भी अगर चेकअप कराने जाएंगे बीपी का, तो ये जो है ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है ये फिक्स्ड होती है। यही एक एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में मेजर की जाती है। और ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिर्फ मैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। मीन्स ब्लड प्रेशर को नापने का इंस्ट्रूमेंट, और जब ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरटेंशन डिजीज़ होती है, वो हाइपरटेंशन हो जाती है। और हाइपरटेंशन होती कब है, जब आर्ट्रियोल्स मीन्स आर्टरीज का कॉन्ट्रिक्शन ज़्यादा होने लगता है। आप खुद ही इमेजिन करिए, जब आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा मीन्स आर्टरीज थिन होती जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर का फ्लो बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर का फ्लो बढ़ जाएगा तो नॉर्मली सीधे ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। और कभी कभी तो आर्टरीज रप्चर भी हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है हाइपरटेंशन के केस में। अब देखिए इसमें कुछ फंक्शन दिया है आर्टरीज का, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है कि आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से ब्लड लेके सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं, और सारे बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेके आती हैं वो कैपिलरीज वेन्स होती हैं। आपको इतना डिफरेंस याद रखना है कि आर्टरीज जो है वो जो ब्लड है वो सारे बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो सारा ब्लड लेके हार्ट तक आती हैं। दोनों का अपना अपना एक रूट है। बस इसमें इतना ही लिखा हुआ है। इसमें देखिए अब प्लेटलेट्स के बारे में कुछ दिया कि प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है। इसमें भी पूरे में यही लिखा है कि कहीं अगर आपको कहीं कट लग जाता है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स ही आती है वहाँ पर आपके कट पे। तो फिर प्लेटलेट्स होती हैं, और कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कि 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर लेवल का है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 विद प्लेटलेट्स, ये जो है क्लॉट फॉर्मेशन करती हैं जब कहीं आपकी कट हो जाता है तो ये ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स मदद करती हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। मीन्स जो प्लेटलेट्स है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है, जब कहीं पर कहीं कट होता है या लीक होता है तो ये एक्यूमुलेट होने लगती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ, ये क्लॉट फॉर्मेशन करती हैं। अब हम लिम्फ पे आ जाते हैं। लिम्फ भी एक सर्कुलेटिंग मीडियम के थ्रू जाना गया है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में ही मदद करता है। देखिए दिस इज कॉल्ड लिम्फ और लिम्फ टिश्यू फ्लूइड। Pores present in the wall of capillaries, some amount of plasma protein and blood cell escape into the intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid और lymph। जो भी हमारी वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, कुछ जो होती हैं उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स के थ्रू कुछ प्लाज्मा और कुछ प्रोटीन और ब्लड सेल्स वो निकल के बाहर आ जाती हैं।
ब्लड वेसल से कैपिलरीज से निकल के बाहर आ जाती हैं टिश्यूज़ में, तब वो लिम्फ का फॉर्मेशन करती हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। सिमिलर होता है, जैसे ब्लड होता है वैसे ही ये भी होता है, लेकिन बस इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है और ये कलरलेस फ्लूइड होता है, लिम्फ कलरलेस होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस व्हिच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ जो है ज़्यादातर डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है इंटेस्टाइन से बाकी सभी ऑर्गन्स तक। अब हम नए टॉपिक पे आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा तो मेजर उसका लिम्फ और ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स का मैकेनिज्म थोड़ा दूसरा होता है। इस पूरे टॉपिक में जो भी दिया है मैंने उसे थोड़ा कंसाइज करके यहाँ पर लिखा है, तो अब इसको देखिए कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, मैंने इधर लिख रखा है, आप भी नोट कर लीजिए। और जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। जाइलम के 4 कंपोनेंट, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स और ट्रेकीड्स। फ्लोएम जो कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये जो है कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ट्रांसपिरेशन भी आप जान लीजिए क्या होता है। ट्रांसपिरेशन जब वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में प्लांट के एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट्स मीन्स लीफ से, या फिर एरियल पार्ट मीन्स लीफ से या स्टेम के सरफेस से, जब भी वाटर इवापोरेट होता है तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जब भी वाटर इवापोरेट होगा तो प्लांट में वाटर की डेफिशिएंसी होगी, और जैसे ही प्लांट की डेफिशिएंसी होगी तो एक ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू ही वाटर जो है सारी प्लांट्स तक खिंच पाता है, रूट से लेके सारे ऑर्गन्स मीन सारे प्लांट के पार्ट्स तक वाटर जा पाता है ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू। और जो फूड होता है, जैसे लीफ में फूड का सिंथेसिस होता है, तो जो फूड है वो प्लांट के बाकी पार्ट्स में कैसे जाएगा, तो वो फ्लोएम की मदद से बाकी पार्ट्स में भी प्लांट के सर्कुलेट हो जाता है फूड। So guys, this was part 3rd, transportation of chapter life process. Hope you like the video, and if you want to see the part 1 and part 2nd of this chapter, please visit to description. Thank you.